परिवार से बात शुरू करते हैं कि अगर परिवार में भी हम खाना बनाते हैं, 4 लोगों को पसंद आता है और एक को पसंद ही नहीं आता, मनमर्जी नहीं की। इसके लिए प्रॉपर डीसी मैडम है हमारी, उनसे बात की। जो पहले सचिन वैश्य जो आए थे यहाँ पर डीसी, उनसे भी बात। बिल्कुल उधमपुर के नाम को हटाने की कोशिश की गई। अब ये क्यों की गई, उनका क्या मकसद था, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी कभी बात। जो हमारे महाराजा थे उधम सिंह जी, जिनकी वजह से ये हमारा उधमपुर है, और उस नाम को भी हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे क्या नाम है शहर। नंबर 1 और हमारी काउंसलर भी वार्ड नंबर 1 की इस टाइम 1 नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में आपसे बेहतर कोई और है? नमस्कार, कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। साथियों, कभी कभी कुछ चर्चा के विषय बनते हैं, लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद चर्चा बन जाते हैं। ऐसे ही आजकल जो चर्चा का विषय हमारे उधमपुर में बनी हुई हैं, जो इतने अच्छे अच्छे काम उधमपुर के लिए कर रही हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति खजूरिया जी, वार्ड नंबर 1 की काउंसलर। प्रीति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू अनु जी। अच्छा प्रीति जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी पढ़ाई वगैरह ये कहाँ पे हुई? मेरा जन्म जम्मू में हुआ है और मेरी पढ़ाई थ्रू आउट इंडिया हुई है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ हम साथ जाते थे। तो केवी से मेरी पढ़ाई हुई है। कुछ पढ़ाई मेरी उधमपुर से भी हुई है, केवी नंबर 1 से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जम्मू और पोस्ट ग्रेजुएशन जम्मू से की है। जी, अगर कुल मिलाकर कहा जाए कि पूरे देश से आपने ज्ञान इकट्ठा किया है। बिल्कुल। फ़ौज तो आपको पता है एक जगह टिकती नहीं है, जगह जगह जाती है और अपनी सर्विसेज देती है, क्योंकि फ़ौज का धर्म तो देश की रक्षा करना है। तो जब फौजी अपनी धर्म और कर्म निभाते हैं तो उसका परिवार भी वैसे ही अपना धर्म और कर्म अपने देश के प्रति निभाता है। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका? पॉलिटिक्स में एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो पॉलिटिक्स में थे ही जी, पर मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। जब वो पार्षद थे तो मैं उनको काम करते देखती थी, पर लगता था कि ये सबसे ज़्यादा टफ जॉब है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ईजी है, पर मैं कहती हूँ ये सबसे मुश्किल काम है जिसमें आपको अपना बिल्कुल डेडिकेटली काम करना है लोगों के लिए। और इसमें अगर आप लोगों के साथ चीटिंग करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि आपने शपथ खाई होती है जब आप जीते हो कि हम लोगों के प्रति, लोगों के लिए काम करेंगे। तो उसके बाद जब वो पार्षद, जब वो वार्ड रिजर्व हो गया तो पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और फिर मैं जीत गई। जीतने के बाद फिर मेरा भी यही धर्म था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो क्या आप अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से पार्टी में आई थी? पहले तो पार्टी की मर्जी थी, पर जब हम बीच में कूदे फिर हमें लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम काम कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं। कि लोग कहते हैं कि नहीं, एक आदमी ही काम करता है, औरत काम नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि आप एक बार औरत को चांस दे के देखो, कहीं भी किसी भी फील्ड में। अगर वो घर अच्छे से संभाल सकती है तो वो देश को भी संभाल सकती है। हर तरीके से वो सक्षम है, पर एक मौका तो दो। जी बिल्कुल। आज देखा जाए तो हमारे उधमपुर में वार्ड नंबर 1 की जो प्रीति खजूरिया हैं, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है अपने वार्ड के लिए। उनके वार्ड के लोगों को पूछा जाए तो उनका यही कहना है कि हमें नेक्स्ट टाइम भी प्रीति खजूरिया को इससे नेक्स्ट लेवल में देखना चाहते हैं। प्रीति जी, एक सवाल हमारा नहीं है, पब्लिक की तरफ से है। अभी 2 अक्टूबर को आपने एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा काम किया कि दोमेल पेट्रोल पंप के पास स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ स्टैचू लगवाए वहाँ पे, और काफ़ी लोग खुश भी थे उस काम से। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जगह उस चीज़ के लिए सही नहीं थी। पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं परिवार से बात शुरू करते हैं कि अगर परिवार में भी हम खाना बनाते हैं, 4 लोगों को पसंद आता है और एक को पसंद ही नहीं आता, तो फिर हम उनकी पसंद भी देखते हैं। तो वैसे ही हम कोई कार्य करते हैं और इसके लिए मैंने ऐसा डिसीजन नहीं ले लिया।
अपनी मनमर्जी नहीं जी। की। इसके लिए प्रॉपर डीसी मैडम है हमारी, उनसे बात की, जो पहले सचिन वैश्य जो आए थे यहाँ पर डीसी, उनसे भी बात की थी। तो फाइनली ये 2-3 जगह हमने सिलेक्ट की थी। नेशनल हाईवे में और नेशनल हाईवे के साथ आप कभी कोई स्टैचू नहीं लगा सकते हो। फिर आप किसी कॉर्नर में नहीं लगा सकते। कोई चीज़ आप लगा देते हो, किसी कॉर्नर में लगाते हो, दिखता नहीं है, तो भी वो जस्टिफाई नहीं होता। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से लोग पत्नी टॉप जा रहे हैं, धार रोड जा रहे हैं, पूरे हर कोई इधर से निकल रहा है। तो जब कोई निकलता है तो हम उस एरिया को हमें थोड़ा सा ठीक भी करना और उस एरिया में ही वो लगाना है, ताकि हमारे शहर की पहचान बन सके और लोग देखें कि ये चीज़ यहाँ इन्होंने लगाई है, किसने लगाई है, क्यों लगाई है। और दूसरा मेरा ये भी मकसद था कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं भटक रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। इतिहास भूलते जा रहे हैं कि हमें जो देश की आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली, उसके लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो हमें बच्चों को वो भी सिखाना है, उस राह पे भी लाना है कि हमें अपने देश के प्रति कुछ कर्म भी करने हैं, हमारे राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो बच्चे भूल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी सिखाना है। तो मुझे ये अप्रोप्रिएट जगह लगी और इसमें मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा सपोर्ट किया, तो हमने यहाँ लगा दिया। जैसे कि हमारा उधमपुर है, कहने को तो ये एक देविका नगरी है, तीर्थ स्थल है, लेकिन क्या हमारे उधमपुर में जैसे कि आइस्कॉन टेम्पल है, क्रिमची मानसर है, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उन पे कुछ काम नहीं हुआ है। तो क्या उन पे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा काम होना चाहिए देविका नगरी पे कि यहाँ पे बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बने, क्योंकि कनेक्टिविटी तो यहाँ पे पूरी है, रेलवे स्टेशन है, बसेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, हालांकि इसको तीर्थ स्थल कहते हैं। तो क्या इसके रिलेटेड कुछ काम होना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब रेलवे स्टेशन का स्टोन रखा था तब मैं क्लास 4 में थी। तो एक कहते हैं बच्चों की पार्टिसिपेशन होती है, तो मैंने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था और वो स्टेशन काफ़ी देर बाद बना, बट डेफिनेटली जो चीज़ बनती है उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं उस शहर को। टूरिज़्म की बात करें तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि जब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल नहीं काम कर सकता। वो किसी को वोट देते हैं, इसीलिए वोट देते हैं कि उस एरिया, उस शहर, उस देश का विकास हो सके। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको देखना चाहिए था कि हम कैसे इस अपने उधमपुर को एक टूरिस्ट हब बनाएं, और इससे बाहर के लोग तो आएंगे पर हमारे लोकल लोगों को भी रोजगार मिलता है। जब 100 लोग बाहर से, या मैं कहती हूँ 50 लोग भी बाहर आएंगे, तो एक दुकान भी अगर दुकानदार ने दुकान खोली होगी, मैगी भी रखी होगी, तो मैगी भी चलेगी और फिर बाकी चीज़ें तो चलेंगी। फिर जो हमारा लोकल कल्चर है वो भी लोग आके देखते हैं, फिर उसकी बाहर बातें भी करते हैं कि हम उधमपुर गए थे, वहाँ का कल्चर ऐसा है। तो टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है, उससे हमारे उस एरिया का बाहर भी बात की जाती है। बट ये अब हम किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे। आज भी मैं यही कहती हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये उनका विजन होना चाहिए कि अब मैं इस एरिया का बना हूँ, इस एरिया को मैंने कैसे अपने JNK के मानचित्र में लाना है, उसके बाद हमें इंडिया के मानचित्र में कैसे लाना है। तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तभी वो एरिया मानचित्र पे आता है। कुछ रूटीन में अगर हम सारे काम करेंगे तो कहाँ से काम होगा। जी, आपने रेलवे स्टेशन की बात की, तो आज का जो आजकल में जो मुद्दा चल रहा है, मेन रेलवे स्टेशन का चल रहा है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि उधमपुर का नाम देखा जाए तो नक्शे से नहीं कह सकती, लेकिन एक स्टेशन का नाम चेंज करना, यानी कि पूरे एरिया का नाम चेंज करना अलग बात है, उसको टोटल ही ख़त्म कर देना। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उधमपुर के नाम को हटाने की कोशिश की गई। अब ये क्यों की गई, उनका क्या मकसद था, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल कैप्टन हमारे जो माटी से कैप्टन तुषार महाजन जी, वो भी KV से ही पढ़े हुए थे, तो उनके नाम के साथ उधमपुर कहीं ना कहीं जरूर जुड़ना चाहिए। वो इसलिए नहीं, उधमपुर की शान वो थे जी, और उनसे ही उधमपुर की शान थी। तो जब कोई बाहर से आएगा, अगर सिर्फ उनका नाम लिखा होगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ का है।
जी। शहीद बंदा है बट किस एरिया का है, तो अगर उनके साथ नाम लिखा होगा तो यही बात बाहर जाएगी कि ये उधमपुर के थे और ये इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया देश के लिए। तो नाम जरूर होना चाहिए साथ में, क्योंकि फिर मैं वही बोलूँगी कि वो उधमपुर की शान है, उधमपुर बिलोंग्स टू हिम एंड ही बिलोंग्स टू उधमपुर। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि उधमपुर उनके नाम के साथ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी इस टाइम आक्रोश में हैं कि सिर्फ जैसे उधम सिंह के नाम पर, हमारे जो राजा उधम सिंह थे उनके नाम पे उधमपुर का नाम था, तो सिर्फ और सिर्फ उधमपुर रहना चाहिए। क्योंकि शहीद कैप्टन तुषार महाजन जो हैं उनके नाम से ऑलरेडी एक चौक बना हुआ था, उनका स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है, तो फिर उसी नाम को दोहराना लोगों को शायद पसंद नहीं आया। देखिए, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग बोल रहे हैं जी, उनकी बात सरकार तक पहुंच रही है, ये सरकार को देखना है कि हमें कैसे फैसले करने हैं, लोगों की सुननी है या नहीं सुननी है। और जब सरकारें बनती हैं तो वो बिल्कुल अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, उनको कहीं ना कहीं लोगों की सुननी है। पर मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती कि अगर हमारे देश के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं उनको भी अपना नाम देना चाहिए। पर जो हमारे महाराजा थे उधम सिंह जी, जिनकी वजह से ये हमारा उधमपुर है, और उस नाम को भी हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे क्या नाम है शहर का। जी, कुछ तो उनको भी बताना है, इसलिए तो यहाँ के लोग इतना तो हमें में हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जायज़ भी है, पर हमें वर्तमान को और इतिहास को जोड़ के चलना है। हमें वर्तमान भी खत्म नहीं करना है और हमें इतिहास भी खत्म नहीं करना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को फिर हमें बहुत कुछ वो भूल जाएंगी और उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये दोनों को साथ साथ लेके चलना है। जी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जो अपने नुमाइंदे चुनते हैं, इन फ्यूचर आपको मौका मिले उधमपुर को संभालने का, आपको सीट मिले या आप MLA बन जाएं उधमपुर की, तो आप उधमपुर के लिए क्या क्या करेंगी? ये बहुत टफ, सबसे पहले क्या करेंगे? ये बहुत टफ जॉब है, क्योंकि अगर हम पहले वादे कर लें और बाद में कुछ ना करें तो ये अच्छी बात नहीं होती एक लीडर के लिए, या एक, मैं तो लीडर तो क्या कहूँगी, रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्योंकि नुमाइंदा ही होता है वो बंदा जब लोगों के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो MLA हो, MP हो, पंच, सरपंच और काउंसलर हो। उसका काम ये है कि अपने उस एरिया को संभालना, देखना। मैं कहती हूँ वो अपने आप में जो एक पंच भी है वो अपने वार्ड की सरकार है, तो सरकार ने देखना है कि मैं अपने लोगों के लिए कैसे बेटरमेंट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला, मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकती, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जब मौका मिलेगा तो हम कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, और उसमें एक ही चीज़ होगी कि हमें उधमपुर को बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि जहाँ भी हम सुनते हैं जम्मू श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर क्यों? उधमपुर भी तो 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर को क्यों आगे आने का हक नहीं है? तो ऐसा कभी नहीं होता कि क्लास में अगर बच्चा 1st, 2nd, 3rd पढ़ रहा हो तो 3rd वाले को 1st आने का हक नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा मौका मिलता है तो 3rd वाले को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो 1st नंबर पे रहे। क्या बात कही है। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। प्रीति जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि उधमपुर को नंबर 1 पे लेके जाना चाहिए, लेके जाना है। जैसे कि अब हमारे उधमपुर के जितने भी वार्ड हैं, तो वार्ड नंबर 1 और हमारी काउंसलर भी वार्ड नंबर 1 की इस टाइम 1 नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में आपसे बेहतर कोई और है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरी नज़र में मेरे से बेहतर सभी हैं, सभी 20 के 20 जी। क्योंकि सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किसे चुनना पसंद करोगे? मैं सबके लिए एक जैसी हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। वोट तो एक ही पड़ेगा। बेशक पड़ेगा, बट मेरे लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सबका अपना अपना तरीका, अपना विजन, अपना नज़रिया है कि काम को किस तरीके से करना है। मेरा तरीका अपना, उनका तरीका अपना। हाँ, पर जब मेरे इलेक्शन हुए थे तब मेरे को वार्ड नंबर 1 मिला था,
तो मेरा ये था कि मुझे अपना वार्ड नंबर 1 पे रखना है और मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है कि अब मैंने ये काम किया है, अब मुझे ये करना है, अब इसको और ऊपर करना है, इसको ऊपर। क्योंकि जब हम दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे में जेलसी और वो चीज़ें आ जाती है, फिर हम पीछे रह जाते हैं। पर जब हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं फिर हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है और किसी के साथ नहीं, बाकी सब अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सबसे पहले कहा था कि औरतों को मौका मिल दे के तो देखिए, तो आप औरतों के लिए क्या क्या कर चुकी हैं और क्या क्या करना चाहती हैं आगे? अभी तो मुझे वार्ड की औरतों के लिए ही काम करने का मौका मिलता है, तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। जहाँ भी वो मुझे बोलती हैं मैं जाती हूँ उनके साथ, उनके लिए काम करती हूँ। बट आप देखिए इन जनरल अगर आपने देखा होगा तो मैंने आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर के लिए भी प्रोटेस्ट किया था, रामनगर, उधमपुर। वो मुझे इसलिए करना था क्योंकि वो हमारी बहनें हैं जी। आप देख रहे हैं कि सरकार ने उनको ऑनरेरियम दे रखा है, वो सरकारी नौकरी नहीं है, ऑनरेरियम है 4000 रुपया। उसके साथ हमारी कुक हैं जिनको 900 रुपया तनख्वाह मिल रही है लेडीज़ को। तो आपको लगता है, और आशा वर्कर जो हमेशा सरकार ने उनको एक टांग पे खड़ा करके रखा है कि आपने आज ही काम करना है, आज यही करना है, ये सर्वे करो, ये करो, और सैलरी मिल रही है 2000, 2500 जो उनको ऑनरेरियम। तो क्या ये जस्टिफाई है? बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर जहाँ 1200 रुपये का, क्या 900 रुपये में घर चलता है? नहीं चलता। ये सरकार को सोचना है। तो मैं कहती हूँ जो पिछले रिप्रेजेंट, ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी है और आज भी सरकार नहीं सोच रही। और मैं देख रही हूँ कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी जो आज हैं मैडम स्मृति ईरानी जी, मैं उनसे भी मिली थी, तो उनका भी जवाब ये था कि प्रीति ये आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर के लिए ना कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने ऐसा बोला। उनकी क्या मजबूरी है ये मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो उस लेवल तक क्या करती हैं मीटिंग। पर ये है कि वो भी एक नारी हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक जब आपने आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर को रखा था तो आपकी कंडीशन थी कि ये हम बीपीएल फैमिलीज़ की लड़कियां रखेंगे या फिर वो विडोज़ होंगी। जब इन्होंने उनको रखा तो तब उनके बीपीएल इन्होंने सब कैंसिल कर दिए, सब कैंसिल कर दी, वो कैटेगरी निकाल दी, तो वो कोई फैसिलिटी नहीं मिली। आज जब उनको रिटायर कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है रिटायर कर दिया, पर कुछ उनको बेनिफिट देना चाहिए था, बेनिफिट इन्होंने दिया नहीं। आज वो फिर बीपीएल कैटेगरी में आ गई। अब बताइए रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगी, कैसे करेगी? हाथ में पैसा नहीं है तो कैसे घर चलाएगी? और मैंने लेडीज़ को, मेरे पास विडो लेडीज़ हैं, रोते हुए देखा है। तो क्या सरकार को उनके आंसू दिखाई नहीं देते? एक बार आप एक सिलेंडर दे देते हो, वो तो एक सिलेंडर से पूरा ज़िंदगी थोड़ी चलेगी, वो तो आपको हर महीने उसको खाना भी बनाना है, उसको राशन भी लेना है। समझ नहीं आती कि सरकार ने, अब तो आपने देखा होगा, बोल दिया है कि 33% हमने रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दिया असेंबली में, और बहुत अच्छी बात है। पर उन्होंने एक ऐसा लड्डू दे दिया है कि ये लड्डू रख दिया, पर ये अभी खाना नहीं है आपको, ये अभी नहीं खाना, ये हमारी मर्जी के बिना नहीं खाना। तो वो ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप उनके लिए करिए, सो दैट एक जब लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव बनेंगी तो लेडीज़ अपनी बात बेटर तरीके से उनको बता पाएंगी और हो सकता है कि बहुत अच्छे कार्य हों। तो क्योंकि औरतें कभी भी अपनी बात एक जेंट्स को या एमएलए को उतनी तरीके से नहीं बता, फिर वो अपने औरतों को ज़्यादा बेहतर से बता सकती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब औरत बनेगी, डेफिनेटली औरतों की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये तो मैंने मेन बता दी। क्योंकि जब एमएलए बनते हैं तो उन्होंने असेंबली में जाना है, वहाँ अगर लगता है कि हमारी लोगों के लिए ये कानून ठीक नहीं है, पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट करना है, वो करेंगे। तो डेफिनेटली जब एक औरत जाएगी तो औरत के हक के लिए तो बोलेगी ही बोलेगी। अच्छा, एक सवाल छोटा सा है कि जैसे हिमाचल में धर्मशाला, वहाँ पे एक स्टेडियम है, पहाड़ पे है, और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं और कुछ लोग खास स्टेडियम देखने के लिए आते हैं। सही है। हमारे यहाँ पे भी एक स्टेडियम है, लेकिन कई सालों से उस स्टेडियम का काम लगा हुआ है। बिल्कुल। उस स्टेडियम में कोई जाए तो देख के लगता नहीं है कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो क्या ये हमारा एक स्टेडियम जो उधमपुर का एक बहुत खास जगह है, इसे बढ़ना चाहिए? और कब तक, मतलब हम तो नहीं बता सकते, ना सोच सकते हैं कि कब तक स्टेडियम, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो जैसा भी था अच्छा था, लेकिन बाद में जब इन्होंने काम लगाया इसको एक स्टेडियम, मुझे नहीं लगता कि हम इसको स्टेडियम बोल सकते हैं इस टाइम पे।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब विकास होता है तो चीज़ें बेटर होती हैं। पर ये स्टेडियम ऐसा है जो मेरे ही वार्ड में पड़ता है, ये बद से बदतर होता जा रहा है। तो और मुझे भी 28 साल तो हो गए उसको देखते हुए। पहले मिट्टी डल गई, इसमें कम से कम 50 और 20 70 लाख की मिट्टी पड़ गई। और वो मिट्टी किस तरीके से डाली, यानी कि क्या जो इनके जेईई जो आते हैं देखते हैं किस तरीके से काम करना है, इंजीनियर विंग ने कभी देखा नहीं। आपको पहले पूरा स्टेडियम बनाना था, फिर मिट्टी डाली थी, इन्होंने मिट्टी डाल दी, अब स्टेडियम में काम शुरू कर दिया। वो मिट्टी खराब हो गई, वही पत्थर उखाड़ के उस पर डाल रहे। तो स्टेडियम की मिट्टी इन्होंने बिल्कुल मिट्टी कर दी, और वो पैसा मैं कहती हूँ मिट्टी कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा लोगों का है। कहीं सरकार के पास पेड़ नहीं लगे। हम जो टैक्स देते हैं वही टैक्स मुड़ के हमारे विकास के लिए आता है, शहर के विकास के लिए, किसी एरिया के विकास के लिए। पर डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करते हैं ये समझ नहीं आई। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी कोई चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी इसके आए हो, मैंने हमेशा ये बात उनके आगे रखी है, और वो भी रिटर्न में। पर वो फाइल्स ले जाते हैं, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है ये तो वो बेटर बता सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पवेलियन बन रहा है, जिसका 5.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पवेलियन क्या हो गया, वो मतलब मुसीबत हो गई उस एरिया में। जब भी वहाँ हवा चलती है वो सारी मिट्टी उड़ के सारे लोगों के घरों में जाती है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब ऐसे काम होते हैं, ऐसे डेवलपमेंट के कार्यों से जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर हमारे इस स्टेडियम की वजह से आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और आगे भी होगी। तो टेंडर के लिए मेरी एक्शन से बात हुई तो उसने एक ही बात कही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा रोता है कि मैडम प्लीज़ मेरी पेमेंट करवाइए। अब देखिए मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ना मैंने पेमेंट देनी है ना कुछ, ये जो भी है सरकार डिपार्टमेंट्स बने उन्होंने देने। पेमेंट के लिए मेरी एक्शन से बात हुई तो वो कहते मैम पेमेंट हो जाएगी विद इन अ डे 2 करते करते आज 6 महीने से वो काम बंद पड़ा। उससे पहले भी वहाँ बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉपर था। सरकार से ये है कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते या आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप काम लगवाते क्यों हैं? फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को परेशान कर दिया, आपने स्टेडियम के बच्चों को परेशान कर दिया, जिसके लिए आप बोलते हो खेलो इंडिया, खेलेगा तभी बढ़ेगा भारत। तो खेलेगा कहाँ? क्या वो सड़कों पे खेलेगा? क्या वो गलियों में खेलेगा? क्या वो नालियों में खेलेगा? आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है तो बच्चा वहाँ खेलेगा। अगर आप एक स्टेडियम ही नहीं दे पा रहे तो टीचर कहाँ खिलाएगा बच्चा? और जो बच्चे के पास देने के लिए कुछ नहीं है, टीचर हायर करने के लिए नहीं है, वो खुद प्रैक्टिस करेगा ना, तो खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी उसके पास जगह नहीं है। तो ये सब बातें इतनी बड़ी बड़ी हमने करनी है, और ग्राउंड लेवल पे अगर हम बच्चे के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता। अब मेरी गुल मैडम से भी बात हुई, वो फ़ोन ही नहीं उठाती हैं, शायद कोई कारण रहे हों उनके, या वो सोचती होंगी कि काउंसलर के फ़ोन क्यों उठाने हैं, हायर लेवल वालों के ही उठाने हैं। तो देखिए मैंने तो ट्विटर पे भी ट्वीट किया हुआ है, हर जगह किया है, तो कहीं ना कहीं बात पहुंचेगी। नहीं होगा तो फिर हम प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उनकी भी ग्रीवियंस सेल में डालेंगे कि देखिए जो आपको पता नहीं है वो यहाँ हो रहा है, तो उनके तक भी बात पहुँचाना आजकल कोई मुश्किल बात तो है नहीं है, सब कुछ है, तो वो भी करेंगे। पर मैं ये चाहती हूँ कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी हमारे गवर्नर साहब हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे भी देख लीजिए एक बार। वो एक्चुअली सीधा जाते हैं श्रीनगर और सीधा जाते हैं जम्मू, तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ थोड़ा इधर टर्न कर लीजिए, थोड़ा इधर टर्न कर लीजिए, तो आगे पीछे देखिए कि कुछ तो हो रहा है। तो जिस दिन वो इधर उधर देखेंगे उसी दिन उनको पता चलेगा कि समस्याएं और भी बहुत है। अब सीधा देखने से समस्या थोड़ी, अब वो वाला टाइम नहीं निकला कि सीधा उधर देखना है। वो आपको जब टारगेट काम करना है, वो टारगेट तब आपको सीधा देखना है, अदरवाइज आपको तो चारों तरफ विकास देखना है। तो विकास तो हमें दिख नहीं रहा कहीं पर भी। तो स्टेडियम की प्रॉब्लम ये है कि ये हाई लेवल की बातें हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब वो कितना मानेंगे या वो मानते हैं या सिर्फ बातें हैं कि पीआरआईज की बात सुननी है और रियल में वो सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं, ये तो वो बेटर वही बता सकते हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील करेंगे कि स्टेडियम की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, लेकिन वो खेलें तो कहाँ खेलें। तो बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके, और बहुत काम की बातें आपसे पता चली, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करने में। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका मिला तो आपसे दोबारा बात ज़रूर करना चाहेंगे। थैंक यू अनु जी, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान और सम्मान दिया, थैंक यू। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।